घड़ी में शाम के 6 बजे और हमारी छुट्टी हो गई। यह महीना बारिश का था और काफी दिनों से लगातार किसी भी समय आसमान अपना प्रकोप दिखाने को तत्पर रहता था। मैं और रेशमा साथ में स्कूल से घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में अचानक से मूसलाधार बारिश होने लगी तो मैंने कहा, यार, एक तो इतनी देर से स्कूल में मैडम ने रोके रखा, वो भी यह कहकर कि कहीं बारिश ना हो जाए हमारे घर जाते वक्त, पर वह भी हमारी मदद नहीं कर पाई। अच्छा होता हम 5 बजे ही घर चले जाते, कम से कम भीगना तो नहीं पड़ता ना। तो रेशमा ने कहा, हाँ तू ठीक कह रही है, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं, पर मेरे बैग में छाता है। फिर हम दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और रेशमा छाता खोलती है और हम दोनों एक ही छाते में घर जाने लगते हैं। क्योंकि हमारा घर एक दूसरे के पास ही था, इसलिए हम दोनों अपने रास्ते चल ही रहे थे कि तभी हमारे आगे से तेजी से एक कार आती है और तेजी से हमारे पास से चली जाती है, जिस कारण हमारे शरीर पर सड़क का रुका हुआ पानी उछलकर पड़ता है। क्योंकि सड़क कच्ची थी, रोड नहीं बनी थी, इसलिए ऐसा होना आम था। हम दोनों अपने अपने कपड़े साफ करते हैं और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आगे हमें अंजलि मिलती है और हम दोनों उसे चिल्लाकर रोकते हैं और पूछते हैं कि वह कहाँ जा रही है। तो अंजलि कहती है, मैं अब वापस घर जा रही हूँ। तो हम लोग कहते हैं कि वह इधर क्या करने आई थी। तो अंजलि ने कहा, मैं किसी काम से आई थी और तुम लोग घर जा रहे हो ना, मैं भी साथ चलती हूँ। और वह भी हमारे साथ घर जाने लगती है। हम सबके घर पास आते जा रहे थे। पहले रेशमा का घर आया तो रेशमा अपने घर चली गई और फिर मैं और अंजलि बचे। तो हम दोनों बातें करते करते घर तक जाने लगे। फिर मैंने अंजलि से कहा, अंजलि, रेशमा ने घर जाते वक्त बाय तक नहीं किया। तो अंजलि आश्चर्यचकित होते हुए कहती है, क्या कह रही है? रेशमा ने तुझे बाय नहीं किया? वो तुझे कहाँ दिख गई? तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? तो मैंने कहा, क्या का क्या मतलब है? तो अंजलि ने कहा, क्या का मतलब यह है कि हमारी प्यारी दोस्त रेशमा वो मर चुकी है। तो वो तुझे कहाँ से दिखी? उसकी मौत को तो 3 दिन हो चुके हैं। तो मैंने कहा, क्या कह रही अंजलि? मजाक मत कर, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। तो अंजलि ने कहा, तुझे यकीन नहीं आता है तो सुन। परसों जब वो स्कूल से घर आ रही थी बारिश में, तो वो रोड के किनारे चल रही थी, पर तभी अचानक उसके सामने से आने वाली तेज रफ्तार की ट्रक का पहिया रोड पर बारिश का पानी होने के कारण फिसला और सीधे जाकर रेशमा से टकरा गया। टकराव के कारण रेशमा दूर जाकर गिरी और उसका सिर फट गया। अंदर का दिमाग दिख रहा था और उसके हाथों और पैरों की हड्डियां टूट गई थी और वह अपने जगह पर ही दर्द से कराहते हुए मर गई। मरने के बाद उसकी खुली आंखें उसका दर्द बयां कर रही थी और यह प्रश्न कर रही थी कि उसने क्या गलती की थी। उससे टकराने के बाद ट्रक ड्राइवर वहां से तेजी से आगे बढ़ गया। वो एक बार भी नहीं देखा कि रेशमा जिंदा है या मर गई। उस जगह जहां उसकी लाश पड़ी थी वहां उसे कुछ लोगों ने देखा। फिर पुलिस को फोन किया तो पुलिस आई और रेशमा की लाश को देखा और उस जगह को सील कर दिया। फिर पूछताछ करके रेशमा के माँ बाप को बुलाया। रेशमा के मम्मी पापा 10 मिनट में वहां पहुंच गए। जिस समय वो आए उनकी हालत बहुत खराब थी। रेशमा की माँ बार बार ये कह रही थी कि यह उनकी बेटी नहीं है, लेकिन जैसे ही उसकी शक्ल दिखाई गई तो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और एकदम से वही जमीन पर बैठ गई। रेशमा की लाश के पास उसकी माँ के वो शब्द जो वो बोल रही थी वो रुला देने वाले थे और रेशमा के पापा की तो जैसे जान निकल गई थी। वो अपना सिर पीट रहे थे। पुलिस वालों ने उन्हें संभाला और दिलासा दिया और उसके बाद रेशमा का अंतिम संस्कार हुआ। फिर मैंने अंजलि से कहा, जब इतना सब कुछ हो गया तो मुझे कुछ कैसे नहीं पता? तो अंजलि ने कहा, तुम कहाँ आई थी परसों? तुम तो 1 हफ्ते की छुट्टी पर थी ना? तो मैंने कहा, तो फोन तक कहाँ किया था उसके मम्मी पापा ने? सिर्फ तुम्हें ही क्यों बताया? अंजलि चुप हो गई, उसने कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा, क्या हुआ?
बातें नहीं बना पा रही है? झूठी कहीं की, मुझे पागल समझ रही है क्या कि तू इतनी देर से झूठ बोलेगी और मैं समझ नहीं पाऊंगी? अंजलि तब भी चुप थी। तो मैंने कहा, अंजलि तुम मुझसे अब बात मत करना, तुम बहुत खराब और झूठी हो। तुम जिंदा इंसानों को मरा हुआ बताती हो। अब अंजलि ने अपना मौन तोड़ा और उसने मुझसे कहा, देख तेरा घर आ गया है, अब ये सब बातें बंद कर और अपने घर जा। अब मैं अंजलि को बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ चली गई। मैंने गेट खोला और घर के अंदर चली गई। अंदर जाकर मैं सीढ़ियों तक पहुंची और सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंची। मैंने देखा कि मम्मी पापा हॉल में बैठे थे। मैं अंदर हॉल में आई तो मम्मी तुरंत मेरे पास आ गई और कहा, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? तो मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ। और मैं ज़्यादा कुछ बोले बिना ही रूम में चली गई और बैग पलंग पर रखकर पलंग पर ही बैठ गई कि तभी मम्मी पापा दोनों मेरे रूम में आ गए। फिर मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? तो मैंने फिर से वही कहा, कुछ नहीं। तो मम्मी ने कहा, बेटा जो हुआ है आपके साथ, क्या आप हमें बता सकते हो? किसी ने कुछ कहा है आपसे? तब मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी और मम्मी से कहा, मम्मी वो अंजलि है ना, बहुत ही झूठी है। वह झूठ बोल रही थी कि रेशमा मर गई गाड़ी से टकराकर, जबकि मैं, रेशमा और अंजलि साथ में स्कूल से घर आ रहे थे। तो मेरी कही बातें सुनते ही मम्मी पापा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है और मम्मी एकदम से कहती है, क्या रेशमा और अंजलि तुम्हें कहाँ मिले? तुम झूठ बोल रही हो। तो मैंने कहा, नहीं मम्मी, मैं झूठ नहीं कह रही आपसे। हम सब साथ ही आ रहे थे स्कूल से घर तक। मैं और रेशमा स्कूल से ही साथ थे और अंजलि हमें रास्ते में मिली थी। तो मम्मी ने कहा, ये कैसे हो सकता है बेटा, वो दोनों तो 3 दिन पहले ही मर चुकी है। तो मैंने कहा, क्या कह रहे हो आप? ये कैसे हो सकता है जब दोनों अभी तो मेरे साथ थी और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो मम्मी ने कहा, बेटी तुम हमें गलत मत समझना, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, यही सोचकर हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तो मैंने डर कर और रोते हुए कहा, ये आप दोनों क्या कह रहे हो मम्मी पापा, मेरे दोनों दोस्त अब जिंदा नहीं है। ये कहते हुए मैं अपनी मम्मी के गले लग गई तो उन्होंने मुझे चुप करा दिया और अंजलि के मम्मी पापा से भी बात करवाती है तो उन दोनों के मौत की बात सच निकलती है। और यह बात सुनकर मुझे वो पल याद आ गए जब मैं, रेशमा और अंजलि साथ में मस्ती किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे, खेलते थे और बहुत सारी बातें करते थे। लेकिन अब वो सारी बातें एक याद बनकर रह गई। 3 दिन पहले उस हादसे में क्या हुआ था ये मुझे अब पता चला। दरअसल रेशमा और अंजलि दोनों साथ में आ रहे थे और उस दिन ट्रक ने दोनों को साथ में टक्कर मारा था, जिस कारण उस दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। अब मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि पुलिस कहती रहती है गाड़ी आराम से चलाना चाहिए, लेकिन बारिश के समय में ये बात कोई नहीं मानता। अगर मानता तो आज मेरी दोनों दोस्त रेशमा और अंजलि जिंदा होते। दोपहर का वक्त था। सीमा हॉस्पिटल में बैठकर बार बार रोई जा रही थी क्योंकि उसकी दादी को ब्रेन ट्यूमर था और उस दिन उनका ऑपरेशन था। और सीमा के बाजू में ही उसके मम्मी पापा उसकी दादी के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। सीमा के पापा रविंद्र ने कहा, काश वो बुढ़िया जल्द से जल्द मर जाए ताकि उसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। इस पर सीमा की माँ आरती ने कहा, बात तो आप सही कह रहे हो जी, लेकिन इसमें से आधी प्रॉपर्टी तो आपको देवर जी को देनी ही पड़ेगी। तो रविंद्र ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, माँ का पूरा ख्याल हमने रखा है, इसलिए माँ की पूरी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। और वैसे भी वो कहाँ माँ को देखने तक आया कि माँ जिंदा है या मर गई। उस कमबख्त को तो मैं एक फूटी कौड़ी तक नहीं लेने दूंगा। इस पर आरती ने कहा, जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वैसे भी उनके पास बहुत पैसा है,
मुझे नहीं लगता कि वो जायदाद का हिस्सा लेने यहाँ आएंगे भी। सीमा काफी देर से उनकी बातें सुन रही थी और उसके सब्र का बांध टूट गया। फिर उसने गुस्से में अपने माँ बाप से कहा, मम्मी पापा ये सब क्या चल रहा है? यहाँ दादी का ऑपरेशन चल रहा है और आप लोग ऐसे वक्त पे पता नहीं ये सब क्या बातें लेकर बैठे हो। यहाँ दादी की जान पे बनी हुई है और आप सबको जायदाद की पड़ी है। और पापा आप क्या कह रहे थे? आपने दादी का ख्याल रखा है। जब भी उनको दवा चाहिए होती थी तो आप पैसे देते थे। और मम्मी तुमने कभी वक्त पर दादी को खाना खिलाया? जब देखो तब टीवी सीरियल देखने में बिजी रहती थी। सीमा ने आगे कहा, आप दोनों कभी मत कहना कि आप दोनों ने दादी का ख्याल रखा है। मुझसे जितना बन पड़ा उतना मैंने किया। आप सबसे बहस करना ही बेकार है। अगर दादी को कुछ भी हुआ तो मैं आप सबको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप सबसे बहुत दूर चली जाऊँगी। इस पर रविंद्र ने कहा, बेटा तुम इस सब में मत पड़ो। अभी उन तीनों में बहस चल ही रहा था कि तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर अपना मुंह लटकाए बाहर आ गए। डॉक्टर को देखते ही सीमा दौड़कर उनके पास चली गई और उसने उम्मीद भरे लहजे से डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरी दादी ठीक तो है ना? तो डॉक्टर ने निराश होते हुए कहा, हमने बहुत कोशिश की बट सॉरी शी इज़ नो मोर। ऐसा सुनते ही सीमा बहुत रोने लगी। तो रविंद्र और आरती सीमा को चुप कराने लगे। वो दोनों अंदर से बहुत खुश थे क्योंकि वो लोग जो चाहते थे वो हो चुका था। पर डॉक्टर के सामने वो लोग दुखी होने का नाटक कर रहे थे। कुछ देर बाद दादी की लाश को एम्बुलेंस से घर पहुंचा दिया गया। घर पर सारे रिश्तेदार मौजूद थे। सब लोग बहुत दुखी थे पर रविंद्र और आरती बस रोने का नाटक कर रहे थे। कुछ देर बाद रविंद्र का छोटा भाई महेंद्र वहां पर आ गया और वो अपनी माँ को गले से लगाकर रोने लगा। ये सब देखकर रविंद्र बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपनी माँ के पास से महेंद्र को दूर हटा दिया। तो महेंद्र ने रविंद्र से कहा, भैया प्लीज मुझे आखिरी बार तो माँ से मिलने दो। तो रविंद्र ने कहा, अब तू क्यों आया है? जब माँ जिंदा थी तब तो तू उसे एक बार भी मिलने नहीं आया, तो अब क्यों आया है? प्रॉपर्टी के लिए? तो महेंद्र ने कहा, देखो भैया मेरी कुछ मजबूरी थी जिसके वजह से मैं नहीं आ पाया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं माँ से प्यार नहीं करता। जैसे आप उनके बेटे हो वैसे ही मैं भी उनका बेटा हूँ। तो प्लीज़ मुझे आखिरी वक्त में माँ के दर्शन करने दो, मुझे अपनी माँ से मिलने दो। तो इस पे रविंद्र ने कहा, नहीं मुझे पता है कि तू पैसों के लिए आया है। ये सब देखने के बाद आरती ने वहाँ मौजूद सारे लोगों से कहा, देख रहे हैं ना आप सब, जब माँ जी जिंदा थी तो देवर जी को उनसे मिलने का समय नहीं था, उनकी मजबूरी थी। और आज जब माँ जी नहीं रही तो ये यहाँ तुरंत आ गए। क्यों, अब कहाँ गई इनकी मजबूरी? जरा पूछिए इनसे। इस पर रविंद्र ने कहा, पूछना क्या, ये नालायक यहाँ पैसों के लिए ही आया है। माँ मर गई पर इसे जायदाद की पड़ी है। रविंद्र ने आगे महेंद्र से कहा, और क्या रे, तेरे पास इतना सारा पैसा है और कितना पैसा खाएगा? सीमा बहुत देर से उन दोनों की बहस को सुन रही थी। पहले से ही उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। कुछ देर बाद उन दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक आ गई। ये सब देखकर सीमा के सब्र का बांध टूट गया। तो वो उठी और जाकर उन दोनों को अलग कर दिया और उसने कहा, ये क्या हो गया आप लोगों को? क्यों सबके सामने तमाशा बना रहे हो? यहाँ दादी की लाश पड़ी है और आप सब जायदाद के लिए लड़ाई कर रहे हो। तो महेंद्र ने कहा, देख बेटा, मैं आखिरी बार माँ के दर्शन करने आया हूँ। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो इन्हें कह दे माँ की प्रॉपर्टी में से 1 रुपया भी मुझे नहीं चाहिए। इस पर सीमा ने रविंद्र से कहा, पापा इसमें आपकी गलती है। आप और मम्मी हॉस्पिटल में क्या बातें कर रहे थे ये सब पता है मुझे। दादी की मौत के लिए सिर्फ आप दोनों ही जिम्मेदार हो। आपने उनका ख्याल ठीक से नहीं रखा। मैं आप दोनों को जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। पैसों का लालच चाचा को नहीं बल्कि आप दोनों को है। ये सुनते ही
रविंद्र ने सीमा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। सीमा रो रो कर बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो तुरंत नीचे गिर गई। उसके बाद जो हुआ वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि दादी की लाश अचानक से उठकर खड़ी हो गई और तेजी से उड़ते हुए रविंद्र के पास जाकर उसका गला दबाने लगी। वो मंजर देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान हो गए। फिर कुछ लोग हिम्मत करके रविंद्र को बचाने के लिए आगे आए और उस लाश को रविंद्र से अलग करने लगे, पर सब नाकाम रहे, क्योंकि उस लाश की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत थी। वो रविंद्र का गला छोड़ ही नहीं रही थी और रविंद्र धीरे धीरे अधमरा होते जा रहा था और उस लाश ने सारे लोगों को एक ही हाथ से बहुत दूर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उस लाश के अंदर 20-25 लोगों की ताकत आ गई हो। सीमा ये सब देख रही थी, पर उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर खड़ी हो सके। लेकिन जैसे तैसे रेंगते हुए वो अपनी दादी की लाश के पास चली गई और जैसे ही उसने लाश के पैर को हाथ लगाया, वैसे ही वो लाश एकदम पहले जैसी हो गई और बेजान होकर नीचे गिर गई। उस लाश को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर उस लाश ने तांडव किया था। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने यहाँ पर क्या देखा था। उसके बाद जब सब लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सिर्फ एक लाश है, तो लोगों ने जल्द से जल्द पूरे रीति रिवाजों के साथ उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। सीमा अपनी दादी की मौत का जिम्मेदार अपने मम्मी पापा को मानने लगी थी, इसलिए दादी की क्रियाकर्म के दूसरे दिन के बाद से ही सीमा अपने माँ बाप से दूर एक गर्ल हॉस्टल में रहने लगी।